अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हुई थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवीय अधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय बिल को तैयार करने का निर्णय लिया। अतः इसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से 29 जनवरी 1946 को कहा कि वह इस संबंध में मानवीय अधिकारों के कमीशन से अध्ययन करवाए। इस कार्य हेतु कमीशन ने जनवरी 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूपण समिति नियुक्त की। 9 जनवरी से 25 जनवरी 1947 को हुए अपने पहले सत्र में प्रारूप समिति ने मानवीय अधिकारों के एक अंतर्राष्ट्रीय बिल का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया। 2 दिसंबर से 17 दिसंबर 1947 के हुए अपने दूसरे सत्र में मानवीय अधिकारों के कमीशन ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा पाया कि इसकी विषय वस्तु के बारे में विभिन्न मत है। अतः कमीशन ने निर्णय किया कि कानूनी दायित्वों वाले विनिर्दिष्ट अधिकारों के अभिसमय के साथ साथ एक सामान्य सिद्धांतों की घोषणा का प्रारूप तैयार किया जाए। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यान्वयन के प्रश्न पर भी विचार किया जाए तथा इस प्रकार यह 3 दस्तावेज, प्रथम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सेकेंड मानवीय अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा थर्ड कार्यान्वयन के उपाय, इन तीनों से मिलकर मानवीय अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल होगा। कमीशन ने इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए 3 कार्यकारी दल नियुक्त किए। कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्ट कमीशन को प्रस्तुत की तथा कमीशन उक्त रिपोर्टों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की सरकारों को टीका टिप्पणी हेतु भेज दी। राज्य सरकारों द्वारा की गई टीका टिप्पणियों पर प्रारूप समिति ने मई 3 से 21 मई 1948 को हुए द्वितीय सत्र में विचार किया। प्रारूपण समिति ने पूर्ण प्रारूप घोषणा का पुनः प्रारूप तैयार करके कमीशन को प्रेषित कर दिया। समय की कमी के कारण मानवीय अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संविदा का प्रारूप पूर्ण नहीं हो सका तथा कार्यान्वयन के प्रारूप पर विचार नहीं किया जा सका। कमीशन ने जून 1948 में अपने तीसरे सत्र में प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार किया तथा अंततः सामान्य सिद्धांतों के प्रारूप घोषणा को स्वीकार कर लिया तथा उसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास भेज दिया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने बिना मतदान के घोषणा प्रारूप को एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार करके उसे महासभा के पास भेज दिया। महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंततः एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 48 सदस्य राज्यों ने मतदान किया। किसी भी राज्य सरकार ने इसका विरोध नहीं किया, परंतु 8 सदस्य राज्यों ने मतदान से अपने आप को अनुपस्थित रखा। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का स्वागत एक अत्यधिक महत्व की ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र की महानतम उपलब्धियों के रूप में किया गया है। यह घोषणा पत्र, यह डिक्लेरेशन एक ऐसी खान या खदान है जिसमें से इन अधिकारों के संरक्षक करने वाले अन्य अभिसमयों तथा राष्ट्रीय संविधानों ने इन अधिकारों को निकाला है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि मानवीय अधिकारों के कमीशन द्वारा 1947 तथा 1948 में तैयार की गई मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। जब सार्वभौमिक घोषणा के प्रस्ताव को महासभा ने पारित किया था, तब यह एक ऐसा विश्व की वाकपटु अभिव्यक्ति थी जो मानव जाति के इतिहास में
सबसे विनाशकारी युद्ध के पश्चात उभर रहा था। इस अनुभव ने सार्वभौमिक घोषणा को एक ऐसी गति प्रदान की जिसकी अभिव्यक्ति दस्तावेज के साहस से होती है तथा जिसका लक्ष्य एक ऐसे शांति के विश्व की ओर है जहां सभी के लिए शांति से रहना एक वास्तविकता बन गई है। 10 दिसंबर 1998 तथा 10 दिसंबर 2008 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 50वीं वर्षगांठ एवं 60वीं वर्षगांठ पूर्ण विश्व में मनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट अगला बिंदु है वह है मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकारों संबंधी प्रावधानों के रखे जाने का कारण मनुष्य जाति का प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कटु अनुभव था, जबकि मानवीय अधिकारों का बहुत बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ था। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना यह संकल्प व्यक्त करती है कि आने वाली पीढ़ियों को युद्धों के प्रकोपों से बचाया जाएगा, क्योंकि इन युद्धों ने 2 बार मनुष्य जाति को अकथनीय दुख दिया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना मौलिक मानवीय अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा तथा मूल्य, पुरुषों एवं महिलाओं के समान अधिकारों की पुनः पुष्टि करता है। इस प्रकार विशेषकर दोनों विश्व युद्धों के दौरान बड़े पैमाने पर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन, नाजी अत्याचार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निर्माताओं के मस्तिष्क में ताजे थे। यही कारण है कि महासभा के सर्वप्रथम निर्णयों में से एक निर्णय मानवीय अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल को तैयार करवाना था तथा इसीलिए महासभा ने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से कहा कि वह मानवीय अधिकारों के कमीशन से इस संबंध में अध्ययन करवाने को कहे। जिन व्यक्तियों ने मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप तैयार किया, उनके मस्तिष्क में भी दोनों विश्व युद्धों में बड़े पैमाने पर हुए मानवीय अधिकारों के उल्लंघन ताजे थे तथा इनकी गूंज या प्रतिछाया सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना के शब्दों में दिखती है। प्रस्तावना के निर्माताओं के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह मूल अधिकारों में मानव व्यक्ति की गरिमा एवं मूल्य तथा पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त की पुनः पुष्टि करे, क्योंकि उनके विचार में यह स्वतंत्रता, न्याय एवं विश्व में शांति की नींव थी। हमें इस संदर्भ में मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना को समझना है। सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना निम्नलिखित हैं। चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा तथा सम्मान एवं अन्य संक्राम्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शांति की नींव है, चूंकि यह आवश्यक है कि यदि मनुष्य को अंतिम हल के अत्याचार या निरंकुशता एवं उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम आशय के रूप में विद्रोह के लिए विवश करना नहीं है, तो मानव को कानून के शासन द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। चूंकि राष्ट्रों के मध्य मित्रता के संबंधों के विकास की प्रोन्नति आवश्यक है, चूंकि चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मूल मानवीय अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा एवं मूल्य तथा पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों में अपने विश्वास या आस्था की पुनः पुष्टि की है तथा निश्चय किया है कि सामाजिक प्रगति एवं अधिकतम स्वतंत्रता के बेहतर मानव की प्रोन्नति करेंगे। चूंकि सदस्य राज्यों ने संकल्प लिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानवीय अधिकारों एवं मूल्य स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान एवं पालन की प्रोन्नति करेंगे, चूंकि इस संकल्प की पूर्ण प्राप्ति के लिए इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की सामान्य समझ का अधिकतम महत्व है। अतः महासभा यह घोषणा करती है कि सभी लोगों तथा सभी राष्ट्रों के लिए यह मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक सामान्य मानक के रूप में तथा इस लक्ष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण तथा शिक्षा देते हुए इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के क्रमिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा सार्वभौमिक एवं प्रभावकारी स्वीकृति तथा पालन को सदस्य राज्य स्वयं तथा उनके लोगों के मध्य जो उनकी अधिकारिता के अंतर्गत है प्राप्ति करेंगे। अधिकारों के वर्णन की योजना तथा सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित अधिकार, यह हमारा अगला बिंदु है, नेक्स्ट पॉइंट है।
अधिकारों के वर्णन की योजना तथा सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित अधिकार। सार्वभौमिक घोषणा में एक प्रस्तावना है तथा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित 30 अनुच्छेद हैं। इसमें जो वर्णित अधिकार है अधिकारों के वर्णन की योजना में, उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में मानव अधिकारों, मानव व्यक्ति की गरिमा एवं मूल्य तथा पुरुष एवं महिलाओं के समान अधिकारों में आस्था प्रकट की गई है तथा जिसकी संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पुनः पुष्टि की है तथा यह संकल्प व्यक्त किया है कि वह अधिकतर स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति, जीवन के बेहतर स्तर की प्रोन्नति करेंगे। इसमें सदस्य राज्यों के इस संकल्प का भी हवाला दिया गया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वह मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के सार्वभौमिक सम्मान की प्रोन्नति करेंगे। प्रस्तावना द्वारा महासभा ने घोषणा की कि मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा सभी लोगों एवं सभी देशों का सामान्य मानक मानकर उस लक्ष्य हेतु प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग शिक्षा तथा शिक्षण द्वारा इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की प्रोन्नति तथा सार्वभौमिक एवं प्रभावकारी स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रमिक प्रयास सदस्य राज्य अपने लोगों तथा अपने अधिकारिता के क्षेत्र के लोगों के मध्य करेगा। प्रस्तावना में उन कारणों का भी उल्लेख है जिन्होंने महासभा को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को घोषित करने को प्रेरित किया तथा उक्त कारणों का उल्लेख करने के पश्चात महासभा ने नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा की। यह उल्लेखनीय है कि यह घोषणा राष्ट्रों को न संबोधित होकर प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित करती है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के अनुरूप है। सार्वभौमिक घोषणा में घोषित अधिकारों का निम्नलिखित कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें 4 प्रकार हैं जो सार्वभौमिक घोषणा या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया है। उसमें जितने भी अधिकार हैं जो कुल 30 अनुच्छेदों में संकलित है, इसको हम 4 कोटियों में इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला कोटि है सामान्य कोटि या सामान्य, जिसे हम अनुच्छेद 1 एवं 2 में इसको अंतर्गत इसको हम पाते हैं। दूसरा है सिविल एवं राजनीतिक या नागरिक एवं राजनीतिक, जो अनुच्छेद 3 से लेकर अनुच्छेद 21 तक है। तीसरी कोटि है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जो अनुच्छेद 22 से लेकर 27 तक है तथा जो अंतिम एवं चौथा या अंतिम जो कोटि है वह है अनुच्छेद 28 से लेकर 30 तक। अभी तक हमने मानव अधिकारों का सार्वभौमिक संरक्षण है, इसके बारे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के तत्वाधान में जो प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में अभी हमने देखा, जो कि 30 अनुच्छेदों में संकलित है। अब हम जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कानूनी महत्व है, जो उसका विश्वजनीन महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका क्या इम्पोर्टेंस है जीव जगत के लिए, इस मानवता के लिए, इस पूरे मानव समुदाय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए क्या इसका महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के विधिक महत्व के विषय में बड़ा मतभेद है। एक और कुछ लेखकों का मत है कि सार्वभौमिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी, प्रलेख नहीं है, संलेख नहीं है। दूसरी ओर कुछ लेखकों ने यह मत व्यक्त किया है कि घोषणा जब 1948 में पारित की गई थी तब चाहे बाध्यकारी न रही हो, परंतु अब यह बाध्यकारी हो गई है तथा इसके कानूनी लक्ष्य हैं। इन दोनों मतों के अतिरिक्त अनेक लेखकों ने यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि सार्वभौमिक घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका एक महान नैतिक तथा राजनीतिक बल है तथा यह एक सामान्य मार्गदर्शन तथा आचरण की मापक के संहिता का कार्य करती है, जिससे पुरुष एवं महिलाओं तथा राष्ट्रों के कार्यों को मानवीय अधिकारों के सम्मान एवं पालन के संबंध में जांचा जाता है।
पामर एवं पार्किंस, जिनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस द वर्ल्ड कम्युनिटी इन ट्रांजिट के घोषणा के अनुसार घोषणा केवल सिद्धांतों का एक कथन है तथा यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है, परंतु यह एक सबसे अधिक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संलेखों में से एक है तथा बहुधा इसका हवाला या उद्धरण संयुक्त राष्ट्र एवं उसके विभिन्न एजेंसियों, विशिष्ट एजेंसियों, प्रादेशिक समझौतों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के प्रस्तावों एवं राष्ट्रीय संविधानों, कानूनों तथा न्यायालयों के निर्णयों में दिया जाता है। पूर्ण मनुष्य जाति के लिए यह एक प्रकाश पुंज है, यद्यपि इसके पालन या सम्मान के बजाय बहुधा इसका उल्लंघन किया जाता है और खासकर जो महाशक्तियां हैं वो अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में इसका उल्लंघन और अतिलंघन करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा उनके द्वारा मानवाधिकार की दुहाई दी जाती है। स्टार के मतानुसार घोषणा एक घोषणा पत्र, आदर्शों का एक कथन, एक मार्गदर्शन करने वाला संलेख से अधिक नहीं हो सकता था तथा न ही इसका इससे अधिक होने का उद्देश्य था। फिर भी अग्रिम अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तरों के अग्रिम विकासों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बात अनेक अभिसमयों तथा अन्य संलेखों द्वारा इनके उपबंधों का आवाहन करने से प्रतिबिंबित होता है। ओपेनहाइम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सुप्रसिद्ध विचारक हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ के वॉल्यूम फर्स्ट में इसी मत का समर्थन किया है। इनके अनुसार घोषणा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है तथा विशेषकर यह परिकल्पित करने का कोई कारण नहीं है कि इसका सहारा मानवीय अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के निर्वचन के लिए, व्याख्या के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए लाया जा सकता है, परंतु ओपेनहाइम की पुस्तक के 9वें संस्करण में यही विचार प्रकट किया गया है कि इसके अंगीकार किए जाने के बाद से घोषणा के प्राधिकार की विस्तृत स्वीकृति ने कुछ लोगों को यह मत प्रकट करने को प्रेरित किया है कि यद्यपि घोषणा एक संलेख के रूप में एक संधि नहीं है, इसके उपबंध इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी कानून के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। लाटरपैट के मतानुसार इस प्रकृति के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा का नैतिक प्राधिकार तथा प्रभाव संबंधित राज्यों द्वारा अपनी प्रभुत्व संपन्नता के त्याग के अनुपात में होता है। अधिकतर लेखक जो इस मत को स्वीकार करते हैं, अधिकतर विद्वान जो इस मत को स्वीकार करते हैं कि सार्वभौमिक घोषणा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है, वे यह भी स्वीकार करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा इन मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की विषय वस्तु सामान्य मार्गदर्शन की विस्तृत स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से प्राप्त हो चुकी है तथा विश्व के विभिन्न भागों में मानव अधिकारों की धारणा को जोड़ने वाली यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आयन ब्राउनली ने लिखा है कि अपने आप में घोषणा एक विधिक रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है तथा इसके कुछ उपबंध विद्यमान तथा सामान्यतया स्वीकृत नियमों से भिन्न है। इसके बावजूद घोषणा के कुछ उपबंध कानून के सामान्य सिद्धांत हैं तथा मनुष्यता के प्रारंभिक अनुचिंतन या विचार है। इससे अधिक महत्व की बात यह है कि यह महासभा द्वारा दिए गए चार्टर के निर्वचन के अधिकृत निर्वचन है। इस हैसियत से घोषणा का अप्रत्यक्ष कानूनी प्रभाव है तथा महासभा तथा कुछ विधिशास्त्री इसे संयुक्त राष्ट्र के कानून का एक अंग मानते हैं। यह मत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वभौमिक घोषणा के विधिक महत्व के विषय में बदलते विचार को प्रकट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इसके अंतर्गत मानवीय अधिकारों का जो महत्व है उसको हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा यूनिवर्सल
डिक्लेरेशन, जिसे सरकारों द्वारा प्राप्त करने के उद्देश्य के कथन के रूप में पारित किया गया था। अब जबकि हमने लगभग 72 वर्षों से अधिक समय के बाद एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मानव के रूप में स्वीकार किया गया है जिससे उनका व्यवहार मापा जाता है। वास्तव में सार्वजनिक घोषणा को चार्टर के प्रासंगिक या तत्संगत प्रावधानों के अधिकृत निर्वचन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के नए तथा प्रथा के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा जो सभी राज्यों पर बंधनकारी है। धन्यवाद।